दुनिया में एक जानलेवा वायरस फैल चुका था जिसने इंसानों को खूंखार ज़ॉम्बीज़ में बदल दिया था। लेकिन इस भयानक तबाही के बीच एक पिता अपनी मासूम बेटी को बचाने के लिए मौत से भी टकराने को तैयार था। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शहर से दूर बर्फीले पहाड़ों के बीचों बीच दो दोस्त रहते हैं जिनका नाम पैट्रिक और जैक होता है। लेकिन समय बीतने के साथ किसी बात को लेकर जैक के दिल में पैट्रिक के लिए नफरत पैदा हो जाती है, जिसके बाद जैक अपनी बेटी को लेकर पैट्रिक से अलग रहने लगता है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें सीधा 9 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है जहां जैक अपनी छोटी बेटी लुइस के साथ उसी घर में रह रहा होता है। इतने साल बीत जाने के बाद जैक को पूरा यकीन था कि इस कड़ाके की बर्फीली ठंड के चलते वो खूंखार ज़ॉम्बीज़ अब धरती से हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद लुइस ने अपने जन्म से लेकर अब तक इस घर के बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी, क्योंकि जैक ने घर के चारों तरफ लोहे की बेहद मजबूत जाली लगा रखी थी ताकि लुइस किसी भी कीमत पर बाहर ना जा सके। दरअसल सालों पहले इंसानों के ज़ॉम्बी बनने का खौफ आज भी जैक के दिल में जिंदा था और इसी डर की वजह से वो लुइस को कभी बाहर नहीं जाने देता था। वहीं दूसरी तरफ हम जैक के ठीक सामने वाले घर को देखते हैं जहां पैट्रिक अपने एक पालतू कुत्ते के साथ रहता था। खुद को जिंदा रखने और खाने का इंतजाम करने के लिए पैट्रिक अपने कुत्ते के साथ स्नोमोबाइल यानी बर्फ पर चलने वाली गाड़ी लेकर बर्फीले पहाड़ों के रास्ते एक सुनसान शहर में जाता है जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी वहाँ पैट्रिक को दूर एक घोड़ा दिखाई देता है जिसे वो अपनी स्नाइपर गन से एक ही झटके में मार गिराता है। इसके बाद पैट्रिक अपने शिकार को स्नोमोबाइल पर लादकर वापस अपने घर ले आता है। घर पहुंचकर पैट्रिक हमेशा की तरह अपने रेडियो के जरिए दुनिया में बचे हुए बाकी इंसानों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगती है। उधर सामने वाले घर में हम देखते हैं कि जैक और उसकी बेटी लुइस अपने उसी चारदीवारी में बंद घर में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक सुबह जब दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं तभी लुइस अपने पिता जैक से पूछती है कि क्या सच में धरती पर मॉन्स्टर्स होते हैं। इस पर जैक उसे बताता है कि पहले खतरनाक ज़ॉम्बीज़ हुआ करते थे, लेकिन तेज ठंड के कारण वो सब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। हालांकि ये कहते हुए भी जैक के अंदर उन ज़ॉम्बीज़ का खौफ साफ देखा जा सकता था। इसके बाद जैक रोज की तरह एक डिब्बे से निकालकर लुइस को बिस्किट देता है, लेकिन लुइस उस बिस्किट को खाने के बजाय चुपके से अपने पास छिपा लेती है। फिर वो अपने पिता जैक से छिपकर उस बिस्किट को लेकर घर से बाहर निकलती है जहाँ लोहे की जाली के दूसरी तरफ पैट्रिक का कुत्ता पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। लुइस और पैट्रिक के कुत्ते के बीच काफी गहरी दोस्ती थी, इसलिए लुइस रोज अपने पिता से चोरी छिपे उसके लिए बिस्किट लाती थी। तभी वो कुत्ता लुइस को लोहे की जाली के पास एक जगह दिखाता है जहां वो रोज बर्फ को खोद रहा था ताकि जाली के नीचे से रास्ता बनाकर लुइस के पास जा सके। लेकिन कुत्ते की यही मासूम गलती आगे चलकर इन सभी पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। लुइस उस कुत्ते से बातें करने ही लगती है कि तभी पैट्रिक अपने कुत्ते को आवाज लगा देता है जिससे कुत्ता लुइस को छोड़कर तुरंत पैट्रिक के पास चला जाता है। इसके बाद पैट्रिक अपने कुत्ते के साथ स्नोमोबाइल लेकर फिर से खाने की तलाश में निकल जाता है। उधर लुइस वापस अपने पिता जैक के पास चली जाती है। जैक रोज की तरह लुइस को पढ़ाता लिखाता है और उसके साथ खेलता है ताकि वो बिल्कुल भी बोर ना हो। वहीं इसके बाद जैक अपने घर के बाहर खुद को तैयार रखने और अपनी निशानेबाजी को और बेहतर बनाने के लिए लगातार फायरिंग का अभ्यास करता रहता है। उधर दूसरी तरफ पैट्रिक शिकार करके वापस अपने घर लौट आता है, लेकिन वो उस सन्नाटे भरे घर के अंदर बिल्कुल अकेला और परेशान हो चुका था। उसके बाद रात में अचानक लुइस की नींद खुल जाती है जैसे उसने कोई बहुत ही डरावना सपना देखा हो। लुइस जैसे तैसे खुद को संभालती है, लेकिन तभी उसे घर के बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो आवाज का पता लगाने के लिए लालटेन जलाती है और जैसे ही खिड़की से बाहर देखती है तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। घर के ठीक बाहर एक बेहद खौफनाक क्रिएचर मौजूद था जो बर्फ के नीचे से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी पैट्रिक का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है जिसकी आवाज सुनते ही वो दरिंदा वहां से भाग जाता है। हालांकि उस खौफनाक मंजर को देखकर लुइस बुरी तरह सहम चुकी थी और बिना कुछ बोले एक कोने में जाकर दुबक जाती है। अगली सुबह जब लुइस के पिता जैक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि बेड पर वो अकेला है और लुइस वहां से गायब थी। जैक पूरे घर में पागलों की तरह लुइस को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती, जिससे जैक की घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। काफी तलाश के बाद आखिरकार लुइस उसे बेड के नीचे छिपी हुई मिलती है जो डर के मारे कांप रही थी। जैक उसे बाहर आने को कहता है, लेकिन लुइस बाहर आने से साफ मना कर देती है। तब जैक खुद बेड के नीचे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। तब लुइस अपने पिता को बताती है कि बीती रात उसने बाहर एक बेहद खौफनाक क्रिएचर को देखा था। लेकिन लुइस की बात सुनकर जैक को लगता है कि शायद वो कोई शरारत कर रही है या फिर उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन जैक की यही लापरवाही आगे चलकर बर्बादी का सबसे बड़ा तूफान लाने वाली थी। इसके बाद जब जैक का ध्यान भटकता है तो
लुइस चोरी छिपे कुत्ते के बनाए उसी बर्फ वाले रास्ते से जाली के पार निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो पैट्रिक के घर की तरफ देखती है तो वहाँ कुत्ते के साथ पैट्रिक भी खड़ा था। पैट्रिक इतने सालों बाद लुइस को इतने करीब देखकर बहुत खुश होता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस पैट्रिक के बढ़े हुए दाढ़ी बाल और डरावने हुलिये को देखकर सहम जाती है और चुपचाप खड़ी रहती है। तभी अचानक वहाँ जैक पहुँच जाता है और पैट्रिक पर बुरी तरह चिल्लाते हुए लुइस को खींचकर वापस अपने घर के अंदर ले आता है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पैट्रिक एक बार फिर राशन की तलाश में उसी खंडहर बन चुके शहर के एक बंद सुपरमार्केट में जाता है। वो टॉर्च की रोशनी में अपने लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने कुत्ते पर पड़ती है जो डर के मारे थर थर कांप रहा था। पैट्रिक जैसे ही कुत्ते के पास पहुंचता है तो वहां का खौफनाक मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां एक जानवर की लाश बेहद बेरहमी से क्षत विक्षत पड़ी थी। पैट्रिक अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाता ही है कि अचानक वो खूंखार क्रिएचर अंधेरे से निकलकर पैट्रिक पर झपट पड़ता है। पैट्रिक किसी तरह जान बचाकर सुपरमार्केट से बाहर भागता है और दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। इसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ स्नोमोबाइल स्टार्ट करके वहां से पूरी रफ्तार में भाग निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद पैट्रिक पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी स्नोमोबाइल एक पेड़ से जोरदार तरीके से टकरा जाती है। इस भयानक टक्कर से पैट्रिक दूर जाकर गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब पैट्रिक को होश आता है तो वो देखता है कि वही आदमखोर क्रिएचर बिल्कुल उसके चेहरे के ऊपर मंडरा रहा था। पैट्रिक अपनी सांसें तक रोककर जमीन पर बिना हिले डुले पड़ा रहता है। तभी पैट्रिक गौर करता है कि उस क्रिएचर के पास आंखें नहीं हैं, यानी वो देख नहीं सकता, लेकिन उसके सुनने की ताकत इतनी तेज थी कि वो हल्की सी आहट पर भी हमला कर देता था। वो क्रिएचर पैट्रिक के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, लेकिन पैट्रिक बिल्कुल खामोश रहता है। मगर बदकिस्मती से वहाँ से कुछ दूरी पर जैक अपनी बेटी लुइस को गन चलाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। जैसे ही जैक की बंदूक से गोली चलने की आवाज गूंजती है, वो क्रिएचर पैट्रिक को छोड़कर सीधा जैक और लुइस की दिशा में तेजी से दौड़ पड़ता है। क्रिएचर को उनकी तरफ जाता देख पैट्रिक तुरंत अपनी स्नोमोबाइल चालू करता है और जैक की तरफ भागता है। वो रास्ते में खुद फायरिंग करके जैक और लुइस को अलर्ट करने की कोशिश करता है कि खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दूर होने की वजह से जैक को समझ नहीं आता कि पैट्रिक क्या कहना चाह रहा है। तभी पैट्रिक के चिल्लाने की आवाज पर वो क्रिएचर पलटता है और दोबारा पैट्रिक पर ही हमला बोल देता है। वो चलती हुई स्नोमोबाइल से पैट्रिक को नीचे गिरा देता है और उसे बुरी तरह नोचने लगता है। हाथ में बंदूक लिए दूर खड़ा जैक ये सारा खौफनाक नजारा देख रहा था। जैक अपने पुराने दोस्त पैट्रिक की मदद करना तो चाहता था, लेकिन वो अपनी मासूम बेटी लुइस को अकेला छोड़कर जाने का रिस्क नहीं ले सकता था। उधर वो दरिंदा पैट्रिक को अपने जहरीले जबड़ों से बुरी तरह काट लेता है। अपने मालिक को खतरे में देखकर पैट्रिक का वफादार कुत्ता उस क्रिएचर पर टूट पड़ता है, लेकिन वो शैतान इतना ताकतवर था कि वो एक ही झटके में कुत्ते को बेरहमी से चीरकर मार डालता है। तभी पैट्रिक हिम्मत जुटाकर जमीन पर पड़ी अपनी बंदूक उठाता है और उस दरिंदे को गोली मार देता है। गोली लगते ही वो घायल होकर लड़खड़ाते हुए वहाँ से भाग निकलता है। दूर खड़ी लुइस अपने बेजुबान दोस्त कुत्ते को मरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन वहीं जैक देखता है कि उस क्रिएचर ने पैट्रिक को काट लिया था, जिसका मतलब साफ था कि पैट्रिक भी अब उस जानलेवा वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था और कुछ ही देर में वो भी एक आदमखोर मॉन्स्टर बन जाएगा। इसी खौफ के चलते जैक बिना एक पल गंवाए लुइस को लेकर अपने घर के अंदर भागता है और दरवाजे को पूरी तरह लॉक कर लेता है, ताकि जब पैट्रिक क्रिएचर बने तो वो उन पर हमला ना कर सके। उधर अपने वफादार कुत्ते को मरा हुआ देखकर पैट्रिक अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि इस वीरान दुनिया में वही एक अकेला साथी था जो उसका अकेलापन बांटता था। पैट्रिक रोते हुए अपने बेजान कुत्ते को गोद में उठाकर घर के अंदर ले आता है। अपनों को खोने के इस बेइंतहा दर्द में वो अपनी ही बंदूक अपनी कनपटी पर रखकर खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पैट्रिक की आंखों के सामने 9 साल पुराने उस खौफनाक हादसे की यादें ताजा हो जाती हैं, जब एक अनजान और जानलेवा वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। जो भी इंसान उस वायरस की चपेट में आता वो अपनी इंसानियत खोकर एक आदमखोर मॉन्स्टर में बदल जाता था। उस भयानक मंजर के बीच सेना की 2 बसें बचे हुए चंद इंसानों को एक सेफ जोन में ले जाने की कोशिश कर रही होती है। इन्हीं में से एक बस में जैक, उसका दोस्त पैट्रिक, पैट्रिक की पत्नी एम्मा और उनकी नन्ही सी बच्ची सवार होते हैं। सफर के दौरान अचानक आगे चल रही बस रुक जाती है, जिसे चेक करने के लिए जब सेना के जवान आगे बढ़ते हैं तभी अनगिनत खूंखार जॉम्बीज उस बस पर हमला बोल देते हैं। देखते ही देखते वो जॉम्बीज सभी लोगों को बेरहमी से नोच नोच कर काट लेते हैं, जिससे बस में सवार सभी लोग इन्फेक्ट होकर जॉम्बी बन जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और मौत का तांडव था। इस भगदड़ के बीच जैक, पैट्रिक और उसकी पत्नी एम्मा किसी तरह बस से बाहर निकलकर भागते हैं। रास्ते में एम्मा अपनी नन्ही बच्ची को लेकर एक बंद कार में छिप जाती है, लेकिन तभी एक जॉम्बी उस कार पर हमला कर देता है। मौके पर जैक और पैट्रिक वहां पहुंच जाते हैं और उस जॉम्बी को मारकर एम्मा और बच्ची को बचा लेते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर एम्मा पर पड़ती है और दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस हमले
हमले में जॉम्बी ने एम्मा को काट लिया था। इसका मतलब साफ था कि कुछ ही पलों में एम्मा भी एक आदमखोर जॉम्बी बनने वाली थी। इससे पहले कि एम्मा पूरी तरह जॉम्बी बनती, पैट्रिक अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी ही पत्नी को अपने हाथों से मार देता है। इसके बाद जैक, पैट्रिक और उस नन्ही बच्ची को लेकर जॉम्बीज से बचते हुए बर्फीले पहाड़ों की इस वीरान जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अपनी ही पत्नी को मारने का यह गहरा सदमा पैट्रिक बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो दिन रात खुद को दोषी मानकर शराब के नशे में डूबा रहने लगता है। एक दिन जब जैक देखता है कि पैट्रिक नशे में धुत बेसुध पड़ा है और उसकी नन्ही बच्ची भूख प्यास से तड़प तड़प कर रो रही है, तब जैक फैसला लेता है। वो पैट्रिक को उसी के हाल पर छोड़कर उस मासूम बच्ची को सामने वाले घर में ले आता है और उसे अपनी बेटी मानकर पालने लगता है। जैक उस बच्ची का नाम लुइस रखता है, यानी जिसे जैक इतने सालों से अपनी बेटी कह रहा था, वो असल में पैट्रिक की ही सगी बेटी थी। हालांकि इस सच से लुइस आज तक पूरी तरह अनजान थी। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में लौटता है, जहाँ पैट्रिक खुद को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन अपनी बेटी लुइस का चेहरा याद आते ही उसके हाथ कांप जाते हैं और वो रुक जाता है। हालांकि उसके जहन में लगातार ये खौफ सता रहा था कि क्रिएचर के काटने की वजह से वो भी अब मॉन्स्टर बनने वाला है। कई घंटे बीत जाते हैं और पैट्रिक शराब के नशे में फर्श पर पड़ा रहता है। दूसरी तरफ जैक अपने घर को अंदर से पूरी तरह लॉक करके खिड़की से पैट्रिक के घर की तरफ नजर गड़ाए बैठा था। कुछ देर बाद जैक और लुइस देखते हैं कि क्रिएचर के काटने के इतने घंटों बाद भी पैट्रिक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही है। यह देखकर जैक पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि सालों पहले वायरस के फैलते ही, क्रिएचर के काटते ही इंसान तुरंत मॉन्स्टर बन जाया करता था, लेकिन पैट्रिक को कुछ नहीं हुआ था। उधर लुइस अभी भी अपने पिता जैक से बेहद नाराज थी, क्योंकि जब क्रिएचर ने कुत्ते पर जानलेवा हमला किया था, तब जैक ने कुत्ते को बचाने की रत्ती भर कोशिश नहीं की थी और वो चुपचाप दूर खड़ा देखता रहा था। अपनी रूठी हुई बेटी को मनाने के लिए जैक घर से बाहर निकलता है और खंडहर बन चुके शहर से कुछ खूबसूरत जंगली फूल लेकर आता है। वो ये फूल लुइस को देता है, जिसे देखकर लुइस का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। लुइस उन फूलों में से कुछ फूल अपनी माँ की तस्वीर पर सजाती है और बाकी के फूल चुपके से अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो हमेशा की तरह जाली के नीचे वाले रास्ते से बाहर निकलती है और पैट्रिक के घर की तरफ चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो उस जगह पर सारे फूल बिखेर देती है जहाँ पैट्रिक ने अपने वफादार कुत्ते को दफनाया था। लेकिन जैसे ही लुइस पीछे मुड़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ठीक उसके सामने वही खौफनाक क्रिएचर खड़ा था। लुइस बुरी तरह कांपते हुए अपने पास रखी टी गन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो फायर कर पाती, वो दरिंदा लुइस पर झपट कर उसे जमीन पर पटक देता है। तभी सही वक्त पर जैक वहां पहुंच जाता है और बिना अपनी जान की परवाह किए उस क्रिएचर से सीधे भिड़ जाता है। जैक उस दरिंदे को नीचे गिराकर पागलों की तरह पीटने लगता है। हाथापाई में वो क्रिएचर जैक को भी बुरी तरह जख्मी कर देता है, लेकिन जैक हार नहीं मानता और पूरी ताकत से उस पर लगातार वार करता रहता है। कुछ देर बाद जब वो दरिंदा शांत पड़ जाता है तो जैक को लगता है कि वो मर चुका है। जैक तुरंत उस मॉन्स्टर को छोड़कर जमीन पर बेसुध पड़ी अपनी बेटी लुइस की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी जैक जैसे ही नजर उठाता है तो देखता है कि सामने पैट्रिक हाथ में बंदूक ताने खड़ा था। इससे पहले कि जैक कुछ समझ पाता या रिएक्ट करता, पैट्रिक सीधे गोली चला देता है। गोली की आवाज से जैक दहल जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि पैट्रिक ने निशाना उस पर नहीं बल्कि उसके ठीक पीछे दोबारा उठ खड़े हुए उसी आदमखोर दरिंदे पर लगाया था, जो जैक पर पीछे से जानलेवा हमला करने ही वाला था। कुछ समय बाद जब जैक की आंख खुलती है तो वो खुद को पैट्रिक के घर के एक बिस्तर पर पाता है, जहां उसके गहरे जख्मों पर साफ पट्टी बंधी हुई थी। जैक को जैसे ही होश आता है वो अपनी बेटी की फिक्र में फौरन उठकर बाहर की तरफ भागता है, लेकिन तभी दरवाजे पर अचानक वही भयानक क्रिएचर उसके सामने आ जाता है। जैक डरकर पीछे हटता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि पैट्रिक ने उस दरिंदे के दोनों हाथ काट दिए थे और उसे लोहे की भारी जंजीरों से मजबूती से बांध रखा था। पैट्रिक गुस्से में उस बंधे हुए क्रिएचर को डंडे से बेरहमी से पीट रहा होता है। तभी वहाँ लुइस भी सही सलामत आ जाती है। अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक देखकर जैक की जान में जान आती है और वो दौड़कर उसे सीने से लगा लेता है। इसके बाद जैक पैट्रिक से बिना कोई बात किए चुपचाप लुइस का हाथ पकड़ता है और सीधे अपने घर लौट आता है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पैट्रिक अपने वीरान घर में अकेला बैठकर खुद से बातें कर रहा होता है और बेहद उदास होता है। लेकिन तभी टेबल पर रखे वॉकी टॉकी से अचानक लुइस की मासूम आवाज गूंजती है। लुइस पैट्रिक को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करती है। लुइस के मुंह से यह बात सुनते ही पैट्रिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसका चेहरा चमक उठता है। वो फौरन जैक के घर जाने की तैयारियों में जुट जाता है।
कई महीनों बाद पैट्रिक अच्छी तरह नहाता है, अपने बेतरतीब बढ़े हुए बाल और दाढ़ी को ट्रिम करता है और एक जेंटलमैन की तरह सज धज कर जैक के दरवाजे पर दस्तक देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, जैक और लुइस पैट्रिक का यह बदला हुआ रूप देखकर पूरी तरह दंग रह जाते हैं, क्योंकि कई सालों बाद पैट्रिक बिल्कुल पहले जैसा हैंडसम और नॉर्मल इंसान दिख रहा था। पैट्रिक अपने साथ लुइस के लिए एक प्यारा सा टेडी बेयर लेकर आया था, जिसे पाकर लुइस खुशी से झूम उठती है। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते वक्त लुइस पैट्रिक से ढेर सारी बातें करती है, क्योंकि उसने बचपन से लेकर अब तक अपने पिता जैक के अलावा किसी तीसरे इंसान से कभी बात ही नहीं की थी। उधर पैट्रिक भी इतने सालों बाद अपनी ही सगी बेटी के साथ बैठकर खाना खाकर अंदर से बेहद भावुक और खुश हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जैक, जिसने लुइस को अपनी सगी औलाद की तरह पाला पोसा था, उसे पैट्रिक के साथ इस तरह घुलते मिलते देखकर अंदर ही अंदर एक अजीब सी जलन और इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है। डिनर के बाद पैट्रिक लुइस को अपने पास बिठाकर परियों की कहानियां सुनाता है, जिसे सुनते सुनते लुइस वहीं सोफे पर सो जाती है। लुइस के सोने के बाद पैट्रिक और जैक अकेले में बात करने बैठते हैं। पैट्रिक उन क्रिएचर्स के खतरे को समझाते हुए जैक से कहता है कि बाहर खड़ा उसका पुराना ट्रक अगर वो दोनों मिलकर ठीक कर लें तो वो इस खतरनाक बर्फीली जगह को छोड़कर कहीं दूर निकल सकते हैं, जहां शायद उन्हें बाकी बचे इंसानों से मदद मिल सके। लेकिन यह सुनते ही जैक उसकी बात सिरे से खारिज कर देता है और साफ मना कर देता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जैक का कहना था कि उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता। अगर बाहर निकलते ही वही 9 साल पुराना वायरस का खौफनाक मंजर दोबारा सामने आ गया तो वो अकेले लुइस को कैसे बचा पाएगा। इस बात को लेकर दोनों पुराने दोस्तों के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। गुस्से में आकर जैक पैट्रिक को अपने घर से बाहर निकाल देता है और पैट्रिक भारी मन से वापस अपने घर लौट जाता है। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, तभी अचानक लुइस चीखते हुए नींद से जाग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। घबराया हुआ जैक लुइस को संभालता है और रोने की वजह पूछता है। तब लुइस रोते हुए बताती है कि उसने एक बहुत ही डरावना सपना देखा है, जिसमें उसके पिता जैक की मौत हो जाती है और वो इस वीरान दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाती है। अपनी नन्ही बेटी की यह बात सुनकर जैक अंदर तक हिल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर कल को उसे कुछ हो गया तो लुइस इस चारदीवारी में अकेली तड़प तड़प कर मर जाएगी। इसी डर के चलते जैक आखिरकार अपना फैसला बदलता है और तय करता है कि वो पैट्रिक के साथ मिलकर उस ट्रक को ठीक करेगा और इस जगह को छोड़कर किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल जाएगा। इसके बाद पैट्रिक, जैक और लुइस ट्रक में सवार होकर किसी ऐसे महफूज ठिकाने की तलाश में निकल पड़ते हैं जहां बाकी बचे हुए इंसान मौजूद हों। रास्ते में ट्रक की खिड़की से खूबसूरत बर्फीली पहाड़ियों का नजारा देखकर लुइस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सफर के दौरान वे उसी वीरान और खंडहर बन चुके शहर में पहुंचते हैं, जहां के सुपरमार्केट से पैट्रिक पहले राशन लाया करता था। तीनों सुपरमार्केट के अंदर जाकर अपने सफर के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं। लेकिन जैसे ही वे सामान लेकर बाहर आते हैं तो दूर उन्हें एक लड़की बिल्कुल बुत बनी खड़ी दिखाई देती है। उस लड़की को इस तरह अकेला खड़ा देखकर पैट्रिक अपनी बंदूक थामे उसके करीब जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन पैट्रिक को देखते ही एना बुरी तरह घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और पागलों की तरह पैट्रिक पर हमला कर देती है। पैट्रिक जैसे तैसे उसे पकड़कर शांत कराता है। तभी जैक और पैट्रिक गौर करते हैं कि उस लड़की की हालत बेहद नाजुक है और वो ठंड से कांप रही है। उसकी बिगड़ती तबीयत को देखकर दोनों फौरन उसे ट्रक में बिठाते हैं और वापस अपने घर ले आते हैं। घर लाकर जब एना के भीगे हुए कपड़े बदले जाते हैं, तब उसका पेट देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। इसके बाद पैट्रिक और जैक मिलकर उसकी पूरी देखभाल करते हैं। कुछ समय बाद जब एना को होश आता है तो वो जैक, पैट्रिक और लुइस को अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि वो अपने परिवार के साथ सही सलामत रह रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उन खौफनाक क्रिएचर्स ने उनके घर पर धावा बोल दिया। एना बताती है कि उन आदमखोर दरिंदों के पास आंखें नहीं होती, लेकिन उनके सुनने की ताकत इतनी तेज होती है कि वो इंसान की हल्की सी सांस की आहट सुनकर भी उसे पलक झपकते ही मौत के घाट उतार देते हैं। उस खौफनाक हमले में एना का पूरा परिवार मारा गया, लेकिन वो खुद जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भूख और प्यास से तड़पते हुए यहाँ तक पहुँच पाई थी। एना की बातें सुनकर नन्ही लुइस बाहरी दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा से उससे ढेर सारे सवाल पूछने लगती है। लेकिन तभी अचानक एना के कानों में एक क्रिएचर के चीखने की भयानक आवाज गूंजती है। आवाज सुनते ही एना बुरी तरह सहम जाती है, जिस पर पैट्रिक उसे शांत कराते हुए बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है। उसने बाहर एक क्रिएचर को जंजीरों से बांध रखा है और यह आवाज उसी की है। लेकिन पैट्रिक की बात सुनते ही एना के चेहरे पर खौफ छा जाता है और पागलों की तरह बाहर भागती है। बाहर पहुंचते ही वो बिना सोचे समझे उस बंधे हुए क्रिएचर के सिर में सीधे गोली मारकर उसे ढेर कर देती है। पैट्रिक घबराकर बाहर दौड़ता है। तब एना हांफते हुए उसे एक भयानक सच बताती है कि यह क्रिएचर दर्द में नहीं बल्कि अपने पूरे झुंड को यहाँ बुलाने के लिए ये खास आवाजें निकाल रहा था। एना की बात खत्म होते ही बर्फीली पहाड़ियों से सैकड़ों खूंखार क्रिएचर्स की गूंजती हुई दहाड़ें सुनाई देने लगती हैं।
खतरे को सिर पर मंडराता देख पैट्रिक और एना तुरंत घर के अंदर भागते हैं और जैक को पूरी बात बताते हैं। इसके बाद पैट्रिक, जैक और एना मिलकर घर की एक एक खिड़की और दरवाजे को पूरी तरह सील करने में जुट जाते हैं। सभी अपनी अपनी बंदूकें लोड करके उन आदमखोर दरिंदों से आखिरी जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। देखते ही देखते अनगिनत क्रिएचर्स घर के चारों तरफ पहुंच जाते हैं। खतरे की गंभीरता को देखते हुए जैक अपनी बेटी लुइस को घर के नीचे बने बेसमेंट यानी अपार्टमेंट में भेज देता है ताकि वो दरिंदे लुइस तक न पहुंच सकें। लेकिन जैसे ही लुइस उस अंधेरे बेसमेंट में कदम रखती है और इधर उधर देखती है तो उसके ठीक सामने अचानक एक खूंखार क्रिएचर आ धमकता है। लुइस उस मौत को इतने करीब देखकर अपनी सांसें तक रोक लेती है। बेहद सावधानी से उस दरिंदे से दूर हटने लगती है। उधर घर में जैक, पैट्रिक और एना भी अपनी सांसें थामे बिल्कुल पत्थर की मूरत बने खड़े थे, क्योंकि हल्की सी चूक का मतलब सिर्फ और सिर्फ खौफनाक मौत थी। लेकिन तभी एक दरिंदा छत तोड़कर सीधा घर के अंदर घुस जाता है और झपटकर जैक पर टूट पड़ता है। जैक किसी तरह अपनी बंदूक से फायर करके उस क्रिएचर को वहीं ढेर कर देता है। उधर पैट्रिक और एना मुख्य दरवाजे को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, मगर बाकी खूंखार दरिंदे भी घर की खिड़कियां और दरवाजे चकनाचूर करने लगते हैं। देखते ही देखते वे एक एक करके घर के अंदर घुसने लगते हैं। पैट्रिक और एना अपनी पूरी जान लगाकर उन मॉन्स्टर्स से मुकाबला करने में जुटे होते हैं। वहीं नीचे बेसमेंट में लुइस बिना कोई आवाज किए उस क्रिएचर से अपनी जान बचा रही थी। तभी खुद को बचाने के लिए वो अपनी सूझबूझ से एक तरकीब निकालती है। वो एक कोने में पड़े बड़े खाली बक्से का ढक्कन खोलती है और उसके अंदर जलती हुई लालटेन गिरा देती है। लालटेन के गिरने की आवाज सुनते ही वो क्रिएचर सीधे उस बक्से के अंदर कूद पड़ता है। सही मौके का फायदा उठाकर लुइस फौरन बक्से का ढक्कन बंद करके उसे उसी में कैद कर देती है। उधर ऊपर घर के अंदर क्रिएचर्स की तादाद बढ़ने की वजह से वो पैट्रिक और एना पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी एना का दिमाग तेजी से काम करता है। वो पैट्रिक के घर में रखे बड़े साउंड सिस्टम का वॉल्यूम फुल करके जोरदार म्यूजिक बजा देती है। संगीत की गूंज सुनते ही उन सारे दरिंदों की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी उनके बेहद संवेदनशील कान ही अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके थे। म्यूजिक की भयानक आवाज से वो सारे क्रिएचर्स पागलों की तरह तड़पने लगते हैं। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर एना और जैक घर के अंदर घुसे सभी दरिंदों को चुन चुन कर मार गिराते हैं, जबकि बाहर मौजूद बाकी क्रिएचर्स भी दर्द के मारे जमीन पर छटपटाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि बेसमेंट से निकलकर लुइस भी सही सलामत ऊपर पहुंच जाती है। पैट्रिक उसे तुरंत रेडियो सिस्टम के पास सुरक्षित बिठा देता है। इसके बाद एना और पैट्रिक दोबारा अपनी बंदूकें थामकर खिड़कियों से बाहर मौजूद क्रिएचर्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। मगर तभी अचानक जैक देखता है कि घर की लाइटें टिमटिमाते हुए बंद होने लगती हैं, क्योंकि घर के बाहर रखे जनरेटर का फ्यूल पूरी तरह खत्म हो चुका था। जनरेटर बंद होते ही साउंड सिस्टम भी खामोश हो जाता है और दूसरी तरफ इन सभी के पास गोलियां भी खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। म्यूजिक बंद होते ही वो खूंखार क्रिएचर्स एक बार फिर होश में आकर घर के दरवाजे तोड़ने लगते हैं। अब सबको लगने लगता है कि आज उनकी मौत बिल्कुल तय है। तभी जैक एक बेहद खतरनाक फैसला लेता है कि वो खुद बाहर जाकर जनरेटर में दोबारा फ्यूल भरेगा। जैक अपनी नन्ही बेटी लुइस के पास जाता है और भरी आंखों से उसे गले लगाते हुए कहता है कि वो हमेशा अपना ख्याल रखे, क्योंकि उस खूनी मंजर के बीच बाहर जाने का मतलब था सीधे मौत के मुंह में कदम रखना। लेकिन तभी लुइस जैक का हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाती है और उसे बाहर जाने से रोक देती है। लुइस उन्हें एक ऐसी सच्चाई बताती है जिससे सबके अंदर जीने की आखिरी उम्मीद जाग उठती है। लुइस बताती है कि रेडियो बंद होने से ठीक पहले एक महिला ने उससे संपर्क किया था। उस महिला ने बताया था कि इन आदमखोर दरिंदों को मारने का इकलौता तरीका उनके सिर पर सटीक निशाना लगाना है। साथ ही उसने यह भी बताया था कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक सुरक्षित शहर मौजूद है, जहाँ इंसानों की एक बड़ी बस्ती आबाद है। अगर वे किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाएं, तो इन खूंखार मॉन्स्टर्स से उनका पीछा हमेशा के लिए छूट जाएगा। लुइस की बात सुनते ही पैट्रिक एक आखिरी और जांबाज प्लान बनाता है। वो जैक से कहता है कि वो खुद बाहर जाकर उन सारे क्रिएचर्स का ध्यान अपनी तरफ भटकाएगा, ताकि उस बीच जैक, एना और लुइस को लेकर ट्रक से वहां से सुरक्षित निकल सके। इसके बाद पैट्रिक अपनी सगी बेटी लुइस के पास जाता है और आंसुओं के साथ उसे आखिरी बार सीने से लगाता है। फिर वो एक हाथ में जलती हुई हैंडहेल्ड फ्लेयर और दूसरे हाथ में गन लेकर जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर निकल पड़ता है। सारे क्रिएचर्स घर को छोड़कर पैट्रिक के पीछे दौड़ पड़ते हैं। पैट्रिक उन सभी को खींचते हुए घर से काफी दूर ले जाता है। उधर सही मौके का फायदा उठाकर जैक, लुइस और एना को ट्रक में बिठाता है और पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा देता है। दूसरी तरफ दर्जनों
दोनों आदमखोर क्रिएचर्स पैट्रिक पर टूट पड़ते हैं और उसे बेरहमी से नोचने लगते हैं। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए पैट्रिक हाथ में जल रही उस फ्लेयर को पास ही रखे बड़े फ्यूल टैंक पर फेंक देता है। मशाल गिरते ही वहाँ एक जबरदस्त और भयानक धमाका होता है, जिसकी आग के बवंडर में पैट्रिक अपनी जान की कुर्बानी देकर उन सारे आदमखोर क्रिएचर्स को हमेशा के लिए राख के ढेर में बदल देता है। उधर जैक बर्फीले रास्तों को पार करते हुए सुबह होते होते आखिरकार उसी सुरक्षित शहर की सरहद तक पहुंच जाता है, जहां अब वो, एना और नन्ही लुइस एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और इसी के साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का खात्मा हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।